नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने मुद्रास्फीति नामक चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आज बारी है उस पर आधारित कुछ प्रश्नों की। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रश्न हैं जिनसे मैं आपको डिस्कस करूंगा, और डिस्कस करने का तरीका आप जानते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि हमें प्रश्न को पढ़ के उसके बारे में सोचना शुरू कर देना है। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं हमारे पास। तो ये आपको दिख रहा होगा कि थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपको अब आगे के कथन नहीं पढ़ने हैं, आपको WPI के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है। जैसे WPI का आधार वर्ष जो है वो कितना है, 2011-12 है, एक बात हो गई। और WPI में हम लोग होलसेल प्राइस का यूज करते हैं, होलसेल प्राइस का यूज करते हैं, और इसकी गणना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा की जाती है, और इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जब मैंने आपको कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन बताया था, उसमें हमने आपको कहा था कि अगर संपूर्ण बास्केट का यूज किया जाएगा तो उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये चीज है। अब आइए हम लोग आगे के कथनों को देखते हैं। जैसे थोक मूल्य के सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है। हाँ, बिल्कुल सही है। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर के रूप में भी इसे जाना जाता है, ये भी सही है। इसकी गणना NSO द्वारा की जाती है, ये कथन हमारा गलत है। इसकी गणना NSO द्वारा ना करके किसके द्वारा की जाती है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा। अब आपसे कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कौन से कथन सही है या हैं। तो इसमें देखिए कि पहला और दूसरा आपका सही है। तो इस आधार पर विकल्प नंबर B जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, कि किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर विद्यमान हो तो उसे कहा जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ये चीज है। अगला 3 नंबर, कोर मुद्रास्फीति पद को परिभाषित किया जाता है, कोर इन्फ्लेशन, जिसे मूल स्फीति भी कहते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि अगर जो बास्केट है उसमें से क्या क्या हटा दिया जाए, खाद्य और ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको हटा दिया जाता है, तो जो इन्फ्लेशन हमारे पास आता है उसे कहते हैं कोर मुद्रास्फीति। अब आइए हम लोग कथनों को आगे देखें। खाद्य और ऊर्जा सहित किसी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मुद्रास्फीति के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सहित शब्द का यूज किया गया है। तो सहित नहीं, ऊर्जा सहित नहीं, ऊर्जा और खाद्य को तो हटा देना है, तब जाके कोर इन्फ्लेशन पता चलता है। तो इस आधार पर जो है ये हमारा जो पहला यानी ऑप्शन A वाला कथन है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे हमें हटा देना है। अगली चीज क्या है, अगला कथन, खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मुद्रास्फीति के रूप में। हाँ, ये कथन सही है। अगला देखिए C नंबर भी हम लोग ध्यान देते हैं, क्या है इसमें, किसी अर्थव्यवस्था में कोर कृषि क्षेत्र की कुल मुद्रास्फीति के रूप में। ये हमारा भाई गलत है। तो इस आधार पर हमारा विकल्प B सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव, इसे आपको रिकॉल कर लेना है। मुद्रास्फीति के प्रभाव में हमने आपको बताया था कि जो उत्पादक होता है वो खुश होता है, उत्पादक खुश होता है, उपभोक्ता दुखी होता है उतने अनुपात में, और जो ऋणी है उसको फायदा होता है, जबकि ऋणदाता वो आपका नुकसान हो जाता है उसको तुलनात्मक रूप से, है ना। क्योंकि 2 लाख रुपए की अगर जो वस्तुएं हैं उनसे करंट में जितनी वस्तुएं आप मतलब ले लेंगे, खरीद पाएंगे, 4 साल 5 साल बाद आप 2 लाख रुपए की उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाएगी कुछ दिनों बाद। तो ऋणी को जो है वो फायदा होता है, जबकि ऋणदाता को तुलनात्मक रूप से नुकसान होता है। वेतन भोगी को भी नुकसान होता है, जबकि जो परिवर्ती आय वाला व्यक्ति है उसे क्या होता है, फायदा होता है। ये सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। तो अब आइए हम लोग कथन आगे पढ़ते हैं जो कि इसके ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल होंगे। देखिए पहला कथन जो है उसमें क्या है कि मुद्रास्फीति में उत्पादक, किसान और परिवर्ती आय वाला व्यक्ति लाभ की स्थिति में होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो लाभ की स्थिति में होता है। किसान भी क्या है, कृषि वस्तुओं का उत्पादक है, उसे भी क्या होगा, मतलब लाभ ही होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी को हानि जबकि ऋणदाता को लाभ होता है। ये गलत है, उल्टा दे दिया गया है। तो ये वाला जो कथन है वो आपका गलत है। अब इस आधार पर हमसे पूछा जा रहा है
कि उपर्युक्त में से कौन सा आबलिक से कथन सही है या है। तो इसमें कौन सा सही है, केवल एक। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमसे पूछ रहे हैं कि आवास मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए एनएचबी रेजिडेक्स हमने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा। इसमें हमने आपको बताया था कि कुछ चुनिंदा शहर हैं जिनमें हमको क्या करना है, वहां की आवासीय परिसंपत्तियों में जो होने वाला उतार चढ़ाव है उसको कैलकुलेट करना है, उसको नजर रखा जाता है एनएचबी के द्वारा। राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, उसके द्वारा। तो अब इस आधार पर हम लोग और आगे अगर चर्चा करें तो हमने आपको बताया था कि इसे 2007 में शुरू किया गया था। पुराना आधार वर्ष भी 2007 ही माना जाता है, परंतु वर्तमान में जो इसका आधार वर्ष है वो कितना है, 2017-18 है। और ये क्वार्टरली जो है इसको प्रकाशित किया जाता है, इसकी गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है, मंथली आधार पर नहीं। अब आइए हम लोग आगे के कथन देखें। देखिए ध्यान से, इसमें बोल रहे हैं कि विभिन्न शहरों में एवं विभिन्न समयों में आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए एनएचबी द्वारा रेजिडेक्स का आकलन किया जाता है। हाँ, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इस सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05, ये गलत है, 2017-18 है या पुराना वाला 2007 है। तो ये बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें से पूछ रहा है कि उपरयुक्त में से कौन सा आबलिक से कथन सही है या है। तो देखिए आगे के ऑप्शन, इसमें क्या दिया जा रहा है आपका, केवल एक, ये सही हो जाएगा, बाकी तो सारे गलत हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, आइए इसको थोड़ा समय और जूम कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और माइनस ही कर देते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए ध्यान से। आर्थिक गतिविधियों में एक मजबूत ऊर्ध्वगामी चढ़ाव को बूम या व्यापार उत्कर्ष कहा जाता है। बूम के प्रमुख आर्थिक लक्षण हैं। अब आप याद करिए, बूम क्या था हमारा, बूम हमने आपको बताया था कि जो व्यापार चक्र का ग्राफ हमने आपको बताया था, उसके दौरान बूम की स्थिति बनती है, जैसे ये साइन का ग्राफ है। तो ये चीज होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो एक्स एक्सिस है ये कीमतों का सामान्य स्तर। इस तरीके से चीजों को जब आप रिकॉल करेंगे साथियों तो मजा आ जाएगा। आप इसे करके देखिए अन्य सब्जेक्ट के साथ भी। कीमतों का सामान्य स्तर और वाई एक्सिस पे क्या है आपका प्राइस होता है। अब यहाँ से देखिए धीरे धीरे कीमतें बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, मुद्रा स्थिति होती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पीक आ जा रहा है इस ग्राफ का, मैक्सिमम पोजीशन ये गेन कर रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमा भी मैथ्स में ऐसे ही देखते हैं हम लोग। तो ये चीज है आपका पीक, और व्यापार की भाषा में इसी क्या कहा जाता है, बूम कहा जाता है। अब उसके बाद फिर कीमतें घटना स्टार्ट हुई। तो जब कीमतें घटना स्टार्ट होती हैं तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, आपको याद आ रहा होगा। कीमतें बढ़ के घटना स्टार्ट हुई है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 5% हुआ, फिर यहाँ पे बढ़ के आपका 6% हो गया है बूम वाली स्थिति में, फिर यहाँ पे घट जा रही हैं कीमतें। तो इसको 4% ही अगर हम लोग माने तो कीमतें बढ़ तो रही है ना, है कि नहीं। अब उसके बाद कीमतें फिर अपने सामान्य स्तर पर पहुंचेंगी, फिर सामान्य स्तर से नीचे भी चली जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए तो इसको हमने क्या बोला था, डिफ्लेशन बोला था, डिफ्लेशन। फिर ऐसे रिसेशन की स्थिति आएगी। फिर यहाँ नीचे वाला जो पीक है ये वाला, इसे हम लोग डिप्रेशन कहेंगे। डिप्रेशन के बाद फिर यहाँ आपने देखा था कि ये कुछ कीमतें जो है धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं, तो ये रिकवरी होती है, री इन्फ्लेशन भी इसे कहा जाता है। और उसके बाद फाइनली जब ये यहाँ पर पहुंच जाएंगी कीमतों का सामान्य स्तर, उसके बाद फिर ये यहाँ से फिर से इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है। तो ये चीज है। अब आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से जो हमारा ऑप्शन है, त्वरित और लंबे समय तक मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि लंबे समय तक रहती है, ठीक बात है। नंबर 2 इसमें क्या बोल रहा है कि मांग का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वहनीय उत्पादन स्तर भी पार हो जाता है, ये भी ठीक है। मांग और आपूर्ति से बाजार की शक्तियों का समन्वय बिगड़ जाने से ऐसी स्थिति पैदा होती है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, तो ये भी ठीक। अब यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 और सब सही है, सारे के सारे। तो इस आधार पर विकल्प नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा आबलिक से
मुद्रास्फीति दर गिरने के निहितार्थ हैं। तो देखिए हमने अभी आपको ग्राफ बनाया था ना, ग्राफ आपका क्या था, ये रहा। अब यहाँ पे आप वापस आ जाइए प्रश्न पे कि मुद्रास्फीति दर के गिरने के निहितार्थ हैं। तो कीमतें गिर गई हैं, कीमतें गिर गई हैं, यहाँ से ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कीमतें कितना गिर गई हैं, सामान्य स्तर से नीचे गिर गई हैं या कुछ भी। तो ये ऑप्शन जो है वो डूबियस है, संदिग्ध है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। दूसरी चीज है, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। देखिए ध्यान से, कीमतें क्या हो रही हैं, अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। ये हमने आपको अभी बताया। ये देखिए कीमतें यहाँ पे बढ़ तो रही है ना, भले ही 4% हो गई है, लेकिन बढ़ के जो है वो कम हुई है, लेकिन बढ़ तो रही है ना। बात क्लियर हो पा रही है आपको? देखिए अब आइए पीछे वाले ऑप्शन पे। तो कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ रही है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति बढ़ गई है। देखिए खाद्य आपूर्ति बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति निश्चित रूप से नीचे आएगी, लेकिन केवल खाद्य आपूर्ति बढ़ने से ओवरऑल मुद्रास्फीति नीचे आ जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है। जो बास्केट की अन्य वस्तुएं हैं वो भी उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, परंतु इसे 100% सही मान लेना वो उचित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मुद्रास्फीति दर के गिरने का निहितार्थ बताया जा रहा है, खाद्य मुद्रास्फीति दर के गिरने का निहितार्थ नहीं पूछा गया है आपसे। तो इस आधार पर हम ये जो 3 नंबर कथन है इसको भी सही नहीं मानेंगे। चौथा क्या है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। औद्योगिक विकास गतिहीन कैसे हो सकता है भाई, इन्फ्लेशन के दौरान, है ना। व्यापारी को तो अपना व्यापार बढ़ाने का मौका मिलेगा अगर नियंत्रित और सीमित मात्रा में इन्फ्लेशन है। तो इस आधार पर ये जो है गतिहीन वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा ना, बेकार है ये। अब यहाँ पे हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए ध्यान से कि हमारे 3 ऑप्शन तो गलत है, 3 कथन तो गलत है, 1 3 4 ये गलत है। तो बच कौन सा रहा है, 2। तो 2 देख लीजिए आंख मूंद के, केवल 2। तो इस आधार पर विकल्प नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं साथियों। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है कीमत सूचकांकों में से। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। फिलहाल अगर ऑप्शन देखें तो थोक कीमत सूचकांक अर्थात WPI, तो WPI का यूज नहीं किया जाता है। WPI का यूज सरकार तब आधार मानती है जब उसको बजट वगैरह पेश करना होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो आपका CPI-IW है, इंडस्ट्रियल वर्कर, इसी को ही सरकार आधार मानती है, बेस मानती है। तो इस आधार पर आपका ये जो विकल्प नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक ये भी कुछ नहीं है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, एक तो है ही ना, तो इसका क्या मतलब है। फिर आपका जो बी विकल्प है वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए ध्यान से अगला क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के अर्थशास्त्री, वो थोड़ा सा मीम्स वगैरह कभी कभी दिमाग में चलते रहते हैं अमेरिका के अर्थशास्त्री AW फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वक्र की संकल्पना प्रतिपादित की गई। तो ये भाई साहब जो थे फिलिप्स सर, ये अमेरिका के ना होके न्यूजीलैंड के थे, तो इस आधार पर इसे हम लोग करेक्ट नहीं मानेंगे। फिलिप्स वक्र के बारे में भी आपको रिकॉल कर लेना है, मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। तो देखिए फिलिप्स वक्र हम आपको जल्दी से रिकॉल करवा देते हैं। अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ कैसे हुआ करता था फिलिप्स कर्व का, ये कुछ इस टाइप से, और किसके किसके बीच ये रिलेशन बताता था, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। और रिलेशन कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कोई एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है। अगर बेरोजगारी घटती है तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा। ऐसे इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो बेरोजगारी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उल्टा रिलेशन होता है। तो आइए अब देखते हैं आगे के ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध व्यक्त करता है। जी बिल्कुल व्यक्त करता है। इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। तो ये 2 और 3 आपके सही है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं कि उपरयुक्त में से कौन सा आबलिक से कथन सही है। तो 2 और 3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, 2 और 3 वाला, सी नंबर, केवल 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आइए देखते हैं इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं।
और ये देखते हैं। भारत में मुद्रा स्फीति को बिंदु से बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट मापा जाता है, जिसका निम्न में से क्या अभिप्राय हो सकता है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन आप याद करिए। पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि आपने जुलाई 2022 के लिए इन्फ्लेशन निकाली आपने, तो ये आपका आ रहा है 10% मान लेते हैं। तो ऐसे ही ठीक कैलकुलेशन आपने क्या की होगी, जुलाई 2021 के लिए भी की होगी। तो मान लीजिए कि उस दौरान आपने जब कैलकुलेशन निकाली होगी, उस समय SNRW वगैरह करके, तो 8%। तो कितना इन्फ्लेशन इस बार बढ़ा? 2%। तो ये जो तुलना कर रहे हैं आप इस वर्ष की पिछले वर्ष से और उसी महीने की उसी महीने से, इसी को ही क्या कहा जाता है? पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। मुद्रास्फीति की गणना के लिए संदर्भ तिथियां उसी वर्ष के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती महीने की ली जाती हैं। उसी वर्ष की, यहाँ पे ये इसकी वजह से मामला गलत हो गया, तो ये हम लोग गलत मान लेंगे। गणना के संदर्भ में पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती वर्षों की समान तिथि को लिया जाता है। हाँ भाई देखिए, गणना के संदर्भ में पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती वर्षों की समान तिथि को लिया जाता है। 10 जुलाई अगर 2022 का हमने निकाला है तो 10 जुलाई 2021 का देखेंगे, तो इस आधार पर यह विकल्प नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए संदर्भ तिथियां उस वर्ष की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती तिमाही की ली जाती है, तिमाही नहीं ली जाती है। दोगलापना खत्म मानते हैं इसको। तो इस आधार पर विकल्प नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा साथियों हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है स्थानापन्न। स्थानापन्न का क्या मतलब होता है, इसको पहले जान लेते हैं। स्थानापन्न का मतलब होता है कि जो चीजें एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती हैं, जैसे चाय और कॉफी जो है वो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती है। जब मान लीजिए कि चाय का दाम बढ़ता है, चाय की कीमतें बढ़ती हैं, तो चाय की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो लोग किसकी तरफ भागेंगे? कॉफी की तरफ। कॉफी पीना ज्यादा मात्रा में स्टार्ट कर देंगे, अर्थात कॉफी का जो मांग होती है वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कॉफी की कीमतें जो है वो ज्यादा हो जा रही, तो लोग फिर किसकी तरफ चलेंगे? चाय की तरफ चलेंगे। चाय की मांग ज्यादा हो जाती है। तो अब इस आधार पर अब हमको ऑप्शन देख लेना है। तो यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग वो क्या हो जाएगी साथियों? बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। घटती है नहीं घटती है भाई, बाजार पर निर्भर करता है नहीं निर्भर करता है, अचर रहती है। हमने आपको बता दिया कि जब स्थानापन्न वस्तुएं जो होंगी उनकी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर उनका मूल्य बढ़ रहा है तो ये चीज है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं साथियों। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब मुद्रास्फीति के संदर्भ में यहाँ पे कह रहा है, तो मुद्रास्फीति से रिलेटेड सारी बातें आपको रिकॉल कर लेनी है। मुद्रास्फीति का क्या मतलब है? एक निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। और भारत में जो मुद्रास्फीति है वो उसके लिए नियंत्रण के लिए RBI और भारत सरकार दोनों मिलकर कदम उठाते हैं, है ना। तो अब आइए हम लोग ऐसे ही जब चीजों को रिकॉल करेंगे तो अब आइए कथन को देख लेते हैं। कथन में आप देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। नंबर 1, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं भाई, भारत सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है ये भारत सरकार और RBI दोनों की जिम्मेदारी होती है, ये गलत है। दूसरा आप देखिए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में RBI की कोई भूमिका नहीं होती है। RBI की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। मनी सर्कुलेशन अगर घट जाएगा तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। मुद्रास्फीति के क्या कारण हो सकते हैं? मांग में वृद्धि हो जाए और आपूर्ति में कमी हो जाए। और मांग में वृद्धि कब होगी? जब लोगों के पास तरलता होगी। तो अगर तरलता खींच लिया जाए तो इसका मतलब जो गैप है वो कम हो जाएगा। अब ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी हैं। आपको जो चीजें याद आ रही है, नहीं तो आपको फिर क्या काम करना है, थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेना है भाई। अगर आप याद कर ले जा रहे हैं, हो सकता है सारी बातें याद ना आए, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा है। जैसे अभी मेरे दिमाग में ये सारी बातें नहीं आई थी, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब इस तरीके से फायदा तो मिल ही जाएगा ना मुझको। जो चीजें हैं वो रिकॉल हो जाएंगी, तो उन चीजों के बारे में उतना डिटेल में, उतना डीप में सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या है? करेक्ट है। तो इस आधार पर ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है।
4 नंबर में क्या कहा जा रहा है हमसे कि बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। जब मुद्रा अर्थात तरलता बढ़ेगी तो कहां से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो ये 4 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो कथन 3 है वो आपका सही है। चलिए अगला देखें, अगला क्या है, माफ कीजिएगा, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब भारत के संदर्भ में कह रहा है, तो अब यहाँ पे तो आपको ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सर ने बताया नहीं मुझे आप कथन नहीं देखने हैं, ठीक है भाई। भारत के संदर्भ में आप और क्या विचार कर सकते हैं, विचार करने के लिए तो बहुत है। हो सकता है आपकी एक पूरी जीवन भी जो है वो खत्म हो जाएगी, इतना विविध और डाइवर्सिफाइड कंट्री है ये। देखिए भारत में WPI मासिक आधार पर उपलब्ध है, जी हाँ बिल्कुल उपलब्ध है, तो ये हमारा सही है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI-IW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व दिया गया है। ये फैक्ट्स की बात है भाई, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है, तो इसमें देखिए ध्यान से, तो दोनों सही है। तो दोनों सही वाला ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है, सी पर नजर आ रहा है, 1 और 2 दोनों। अगली चीज ये भी देखिए ध्यान से, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से किसने की है, तो ये तो विद्वान है प्रोफेसर ब्रह्मानंद साहब और वकील। इन दोनों लोगों ने मुद्रास्फीति की तुलना अदृश्य डाकू से की है। जैसे डाकू लोगों को लूट लेता है, ऐसे ही ये जो मुद्रास्फीति है इसको इन्होंने अदृश्य डाकू कहा है, ये भी लोगों को लूट लेता है। इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, मुद्रा अवस्फीति की धारणा किस थ्योरी के ठीक विपरीत है। मुद्रा अवस्फीति, अवस्फीति अर्थात डिफ्लेशन, कीमतों का घट जाना, तो कीमतों का घट जाना उसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, कीमतों का बढ़ जाना, और कीमतों का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। तो इस तरीके से साथियों हमने ये 15 प्रश्न देख लिए। मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया इंसाइट मिला होगा। प्रश्नों को हल करने की ये जो रणनीति मैंने आपको बताई है वो काफी कामगर है। अन्य सब्जेक्ट में भी आप इसे मतलब यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ तो इकोनॉमी में आप देख ही रहे हैं इसका अगर यूज किया जाए तो कितनी आसानी से हम लोग प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।